हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने ले आ रहे हैं नागराज की शानदार कॉमिक्स विनाश लीला, जो लावा कॉमिक्स का अगला भाग है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। और लावा कॉमिक्स अगर आपने नहीं पढ़ी है तो नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल में पढ़ सकते हैं। ये उसके आगे का भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स विनाश लीला नागराज। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। जोन्स नाम के एक अपराधी वैज्ञानिक ने एक ऐसा रसायन बनाया जो इंसानी शरीर में अग्निरोधक क्षमता पैदा कर सकता था, और उससे उड़ते प्लेन में एक अंदर कलावा नाम के एक स्वयंसेवक को उसकी बेटी की जान लेने की धमकी देकर वह रसायन पिलाया और उसको नागद्वीप के ज्वालामुखी में कूदने में मजबूर कर दिया। साथ ही उसकी बेटी को भी प्लेन से फेंक दिया। कलावा ने अपनी बेटी को तो बचा लिया, पर खुद ज्वालामुखी के दहकते लावे में समा गया। उसकी बेटी को विसर्पी और उसके छोटे भाई विशांक ने बचा लिया। बेहोश बच्ची का इलाज करने लगा। दूसरी तरफ महानगर में फायरमैनों के वेश में कुछ लुटेरों ने बैंक को लूटने की कोशिश की, जिसको नागराज ने सोडांगी की मदद से असफल किया। पर उनको लीडर, जो वास्तव में जोन्स का आदमी था, ऐन वक्त पर कलावा के घटनास्थल पर आने के कारण भाग निकला। कलावा एक नए प्राणी लावा में परिवर्तित हो चुका था और उसकी याददाश्त भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उसको सिर्फ इतना याद था कि उसकी कोई प्यारी चीज़ इंसानी नागों के निवास स्थान पर आसपास खोई है। उसने सोडांगी को देखकर महानगर को वही स्थान समझा और विनाश फैलाना शुरू कर दिया। नागराज उससे जूझने लगा। इसी दौरान नागद्वीप में भी विशांक बेहोश लड़की के मस्तिष्क के जरिए उसके पिता को ढूंढ रहा था। उसके द्वारा भेजे गए सिग्नल लावा रूपी कलावा को मिले और लावा नागराज से हो रही लड़ाई को अधूरा छोड़कर नागद्वीप की तरफ रवाना हो गया। नागराज भी इसके पीछे रवाना हो गया और इसको लौटाना पड़ा, क्योंकि उसके जासूस सिर्फ महानगर में स्थित इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज में हो रही एक बड़ी डकैती की सूचना दे रहे थे। महानगर में फैलने वाली थी एक भयानक विनाश लीला। यहाँ तक की कहानी अब लावा नागराज में पड़ी। अब इस कहानी का अब पढ़ें इस रोमांचक कहानी का अंतिम भाग। कुछ नज़र नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा हो। मुझे पता है कि मेरी याददाश्त मेरा साथ नहीं दे रही है। मुझको तो यह भी याद नहीं आ रहा कि मेरी कौन सी जान से प्यारी चीज़ मुझसे बिछड़ गई थी। शायद मुझ उस तक पहुंचने वाले रहस्यमय संकेत भी मेरी दिमाग की कमज़ोर का नतीजा है, क्योंकि अब उन संकेतों को मैं महसूस भी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझको वापस जाना होगा और नागराज से ही उस स्थान का पता पूछना होगा। लेकिन नागद्वीप वासी उसको स्पष्ट रूप से देख सकते थे। ये आफत वापस जा रही है। शायद इसको नागद्वीप की नहीं, किसी और चीज़ की तलाश थी। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। बुरे को अच्छा बनाने में सदियां बीत सकती हैं, लेकिन एक अच्छे को बुरा बदलने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। खों खों, ये धुआं मेरे रास्ते में कहाँ से आ गया? सूं, अरे इस धुएं में तो सल्फर की गंध मौजूद है। ये ज्वालामुखी का धुआं है, पर आसमान तो ज्वालामुखी है ही नहीं। नहीं, बगैर ज्वालामुखी के धुआं आ ही नहीं सकता। ज्वालामुखी है और यहीं पर है, बस मैं नज़र नहीं आ रहा। मुझे याद आ रहा है कि मेरी प्यारी चीज़ भी जहाँ कोई थी वहाँ पर भी एक ज्वालामुखी था। ये ज़रूर उन शैतानों का षड्यंत्र है जिन्होंने मुझसे मेरी प्यारी चीज़ को छीना है। पर मैं उस शैतानी षड्यंत्र को विफल करके ही रहूँगा। वह जगह मुझसे छिप नहीं सकती जहाँ पर मेरी प्यारी चीज़ मौजूद है। अरे वह तो यहाँ से भागने की बजाय समुद्र में गोता लगा गया। पूरा वातावरण भाप से भर गया है। आहा, पहली बार सुना है कुमार विशांक की आवाज़। पर ये क्या कह रहे हैं? समुद्र का पानी खौल रहा है और उसकी बनी लहरें नागद्वीप के तट को डुबोती हुई आगे बढ़ रही हैं। भागो विशांक। हे नागदेव, जिसके पास समुद्र में डूबने से नागद्वीप डूबने लगा है, वह अगर नागद्वीप पर आ जाता तो क्या होता? नागद्वीप का विनाश हो जाता, खत्म हो जाता नागद्वीप। चलो, फिलहाल तो बला टल गई। चुप। गड़गड़, क्या हुआ? कुछ गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही है। नागद्वीप काँप रहा है। कुमारी विसर्पी को अपने सवाल का जवाब अगली पल मिल गया। मैं आ गया हूँ शैतानों। अब या तो मेरी चीज़ को मेरे हवाले करो या फिर अपने शैतानी षड्यंत्र का फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गड़गड़, यह आवाज़ तो ज्वालामुखी के मुहाने से आ रही है। लावे की छींटें उड़ते नजर आ रही हैं। नागद्वीप का ज्वालामुखी फटने वाला है, पर कैसे? ये कई सदियों से शांत था। ओहो, ये तो वही प्राणी है। मैं समझी इसके समुद्र में डूबने का रहस्य। यह दृश्य नागद्वीप को ढूंढ नहीं पाया तो समुद्र के अंदर जाकर भूमिगत ज्वालामुखी के मुंह में घुसकर उस ज्वालामुखी से बाहर आ गया। अब ये नागद्वीप के अंदर है, इसको सब कुछ नजर आ रहा है, पर यह चाहता क्या है? नाग सैनिकों की टुकड़ी को देखते ही लावा का रास्ता रोक लिया था।
तुम पीछे रहना विशांक, रुक जाओ और अपना परिचय दो। कारण यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या कारण है? या हमारे प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दो या इस द्वीप से चुपचाप वापस चले जाओ। अगर ऐसा ना हुआ तो यहाँ से तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। शैतानों की जुबान धमकी देने के अलावा और क्या कर सकती है? तुमने धमकी दे ली और मेरी चेतावनी सुनो। मेरे दुश्मन मुझे लावा के नाम से पुकारते हैं और तुम्हारे पास मेरी एक चीज़ है, मेरी प्यारी चीज़, उसे मुझको सौंप दो। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? स्पष्ट बताओ। वह चीज़ तो याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। वह प्यारी चीज़ कलावा के मस्तिष्क की क्षतिग्रस्त कोशिकाएं शायद फिर से बन रही थी, क्योंकि उस प्यारी चीज़ का नाम लेते ही उसके दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर उभर रही थी। वह प्यारी चीज़ ये है माँ। वही माँ, बचाओ बचाओ। मैं तो इसे लेने आया तू? मैं समझ गई कि तू यहाँ क्या लेने आया। साथ ही साथ मैं ये समझ गई कि तेरे इरादे नेक नहीं है। अब तू अपनी प्यारी चीज़ को पहचानता ही नहीं है तो तेरा उससे संबंधी हो ही नहीं सकता। तो ये ज़रूर किसी ने भेजा है उस प्यारी चीज़ को नुकसान पहुँचाने के लिए। ये ज़रूर उस बेहोश बच्ची की बात कर रहा है, पर ये उसको पहचानता ही नहीं है। तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि इसको भेजने वाला वही आदमी है जिसने उसको उड़ते जहाज़ से बच्ची को नीचे फेंका था, परंतु उसने बच्ची को बचते हुए देख लिया था होगा। अब उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए, यानी इस बच्चे को मारने के लिए, इस शख्स इस शैतान को भेजा है। रोको इसे, नागपाश से बांधो। अगर ये किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे ख़त्म कर दो। नागपाश लावा के शरीर पर आ कसा। ओहो, मुझे बांधने की कोशिश बेकार है। मेरी गर्मी इस रस्सी को पल भर में गला देगी। ये नागपाश है, इस पर ऊष्मा का जरा सा भी असर नहीं होता, और जब तक ये मेरे यानी पाशनाथ के हाथों में है तब तक ये भी मेरी गुलाम है और तू भी। तो फिर मुझको तुझे अपना गुलाम बनाना पड़ेगा और तुझको गुलाम बनाएगा मेरा गुलाम। तैरता हुआ चट्टान नागपाश से टकराई और नागपाश पाशनाथ से छूट गया। लावा आज़ाद हो गया और आज़ाद होते ही उसके शरीर में दर्जनों विषबुझे हथियार जा धंसे, पर उस दहकते शरीर पर ना तो विष का प्रभाव हुआ ना ही हथियारों का। लेकिन नाग सैनिकों ने इस बार का जवाब जरूर मिला। अब मैं ढूंढूंगा अपनी प्यारी गुड़िया को, खुद ढूंढ लूंगा मैं उसको। ओहो, ये तो अपनी ऊष्मा से हवा को गर्म करके बवंडर पैदा कर रहा है। अब इस बवंडर से ढूंढूंगा अपनी बच्ची को। नहीं, इस घर में वह नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है वह। यह विनाश फैलाता जा रहा है। अब तो महात्मा कालदूत को समाधि से उठाना ही पड़ेगा। उनके सिवा इस मुसीबत से और कोई नहीं निपट सकता। महात्माओं को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है कुमारी विसर्पी, इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। आदेश दें मुझे। तुम रोकोगे इस तूफान को? अंगारनाग, अपनी जान पर खेलोगे? जान तो आपकी अमानत है मेरे पास। आग से अगर कोई लड़ सकता है तो सिर्फ आग उगलता हुआ एक ड्रैगन था, अंगारनाग। आहा, अजीब अजीब शैतानों की टोली जमा है यहाँ पर ये सभी मिलकर भी लावा को अपनी गुड़िया तक पहुँचने से रोक नहीं पाएंगे। सबकी ज़रूरत नहीं है लावा, तुझको इस द्वीप से निकाल कर फेंकने के लिए एक ही सर्प काफ़ी है, अंगार सर्प। अंगारनाग इसको रोक तो रहा है, लेकिन ये बार बार बेटी का नाम ले रहा है। कहीं ये सचमुच उस बच्ची का पिता तो नहीं है? बात करने से पहले उस बात की सच्चाई पता कर लेनी चाहिए। आओ विशांक, जल्दी ही। ऊपर देखो बेटी, वह जो इंसान चट्टान पर उड़ रहा है, क्या तुम उसे पहचानती हो? क्या ये तुम्हारा कोई लगता है? नहीं दीदी, ये तो कोई राक्षस लगता है। इसको तो मैं पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत डरावना है। इसको यहाँ से भगा दो दीदी, भगा दो। घबराओ मत, जो मैं जानना चाहती थी वह मैं जान चुकी। अब इसको यहाँ से जाना ही पकड़ेगा, जिंदा या मुर्दा। ये सब क्या हो रहा है विसर्पी? महात्मा कालदूत, अच्छा हुआ आप स्वयं समाधि से जाग गए। सुनिए। विसर्पी कालदूत को पूरा किस्सा सुनाती चली गई। अब आप ही बताइए, क्या एक बच्ची की जान खतरे के लिए पूरे नागद्वीप को खतरे में डालना उचित है? इसका उत्तर महान संत तुलसीदास रामचरितमानस में दे चुके हैं विसर्पी। उन्होंने लिखा है कि जो अपने नुकसान की सोचकर शरण में आए प्राणी का साथ छोड़ देता है, उसको सिर्फ देखने से ही महापाप लगता है। हम ऐसे महापापी नहीं बनेंगे। नागदीप चाहे रहे न रहे, पर यह बच्ची लावा को नहीं मिलेगी। लावा के लिए अपनी बेटी तक पहुंचना और मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था, और यही हाल नागराज का था। यह आग उगलते 3 शैतानों के पीछे इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज की इमारत तक तो आ गया था, लेकिन अब और आगे जाना मुश्किल होता जा रहा था। आहा, चारों तरफ से आग की लपटें मुझ पर
बढ़ती चली आ रही हैं और अब मैं ना तो आगे जा सकता हूँ ना ही पीछे। लेकिन इस इमारत में तो अल्ट्रा मॉडर्न स्प्रिंकलर सिस्टम लगा है जो इतनी बड़ी आग को आसानी से बुझा सकता है। वह चालू क्यों नहीं हो रहा? इन लुटेरों ने जरूर सिस्टम को जाम कर दिया है। मुझको उससे फिर से चालू करना होगा, वरना इस आग की दीवार को पार करके मैं लुटेरों तक कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। वे कदम कदम पर लपटें उठाते रहेंगे और कदम कदम पर मौत से लड़ना पड़ेगा। सुनो, क्या तुम होश में हो? बता सकते हो स्प्रिंकलर सिस्टम बॉक्स कहाँ पर है? बेसमेंट में। बेसमेंट में? लेकिन बेसमेंट के जाने का रास्ता ही आग से गिरा है, वहाँ तक मैं पहुँचूँगा कैसे? उसे उसी रास्ते जाना होगा जिस रास्ते से मैं अंदर आया था। बड़े ताज्जुब की बात है, अभी तक नागराज ने इस कॉमिक्स में शीतनाग कुमार को नहीं बुलाया अंडरग्राउंड ड्रेन के रास्ते से। अब तुम थोड़ी देर तक यहीं आराम करो, तब तक मैं अभी वापस आता हूँ। अगर मेरा अंदाज़ सही है तो बेसमेंट किसी दीवार के पीछे होना चाहिए। नागराज के शरीर में लाखों सरपों की शक्ति थी। उस शक्ति के सामने ना तो ड्रेन की दीवार टिक सकती थी, ना ही मिट्टी की वह मोटी परत जो ड्रेन और बेसमेंट की दीवार के बीच में थी। मेरा ख्याल सही था, यही है बेसमेंट जिसमें कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है। ये रहा बॉक्स। शैतानों ने इसके सारे तार तोड़ डाले हैं। अब हर तार को जोड़कर चेक करना होगा, इतना वक्त मेरे पास नहीं है। मुझे उन 3 लुटेरों को लॉकर रूम में रखे बेशुमार सोने तक पहुंचने से पहले ही रोकना है। तो समय खराब मत करो नागराज, मैं इन तारों को जोड़ जोड़ कर चेक करने का काम करती हूँ। ठीक है सोडांगी, लेकिन अगर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं चला तो मुझे उन तक पहुँचने के लिए आग की कई दीवार पार करनी पड़ेंगी। आखिर मैं उन दीवारों को पार करूँगा कैसे? सोचती हूँ, रहने दो, मुझे एक रास्ता समझ में आ गया। नागराज अभी तरीके ही सोच रहा था और जोन्स अपने साथियों के साथ उस लॉकर रूम तक पहुँच चुका था जिसमें टनों सोना रखा हुआ था। हाँ, दागते रहो, इसमें फायर करते रहो, जल्दी ये दरवाज़ा पिघल कर खुल जाएगा। मुझे तो डर है कि कहीं इससे पहले ही ये इमारत हमारे सिर पर ना गिरे। इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हो चुके थे। भयंकर आग है, इस आग से कोई नहीं बच सकता, ना ही लुटेरे और ना ही नागराज। नागराज को तो पता नहीं सर, लेकिन थोड़ी देर पहले वॉकी टॉकी पर अंदर एक गार्ड का मैसेज जरूर आया था। उनके अनुसार डकैती डालने वाले 3 लुटेरों पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था। ओह, ये मुसीबत तो लावा जैसी लगती है। वे जो भी हों, सोने को लूट कर बाहर जिंदा नहीं निकल सकते, क्योंकि एक तो अंदर रखे सोने की हर छड़ का वजन 50 किलो है। 1-2 छड़ों से तो ज़्यादा तो एक आदमी उठा नहीं सकता, और अगर किसी तरह उठाकर बाहर आ भी गया तो हमारी गोलियों के सामने जिंदा नहीं रह सकता। चिंता मत करो, इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज का सोना एकदम सुरक्षित है। सिर्फ ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला। सोने को अगर बचाना है तो उसके लिए कोशिशें भी करनी होंगी, और वह भी अपनी जान पर खेल कर। कमाल है नागराज, तुमने तो दीवार से जुड़े पाइप को ही खींच लिया। इसमें तो दीवार को तोड़ने से भी ज़्यादा शारीरिक शक्ति लगती है, पर तुम इसका करोगे क्या? ये पाइप मेरी वह गाड़ी है सोडांगी जो मुझको लुटेरों तक पहुँचाएगी। अब बस मुझको इसकी बदबू से बचने के लिए मुझे अपनी सांस को थोड़ा रोक कर रखना पड़ेगा। जब तक स्प्रिंकलर सिस्टम को चालू रखने की कोशिश जारी रखो सोडांगी। अब नागराज आग की लपटों में सुरक्षित था और तेज़ गति से जोन्स और उसके आदमियों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ये गति भी उसके रोकने के लिए शायद नाकाफ़ी थी, क्योंकि अब तक फायर बमों की प्रचंड ऊष्मा ने लॉकर रूम की धातुओं के दार को पिघला दिया था। वाह, इतना सारा सोना, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मजाक छोड़, इतना सोना आकर लेकर जाएंगे, इसके लिए तो दर्जनों ट्रकों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसका तरीका भी सोच कर आया हूँ। सुनो, ये क्या? ये नागराज है। आखिर ये आग की दीवार को पार करके हम तक पहुँच ही गया। मैंने कहा था ना कि नागराज के रहते हम कभी सफल नहीं हो सकते। ठीक समझा था तुमने। अब तुम तीनों को सोना मैं दूंगा, एक एक शीशी नींद की गोलियाँ दूंगा। इसको खाकर जेल में 20 साल तक आराम से सोना। यहाँ तक सही सलामत पहुँचकर ये मत समझ नागराज कि तू हमें रोकने में कामयाब हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने तुझको जल्दीबाजी में जिंदा छोड़ दिया था, पर शायद तेरी मौत हमारे हाथों से ही लिखी है। आहा, तुम्हारी ये पोशाकें बुलेट प्रूफ ज़रूर हो सकती हैं, मगर नागराज प्रूफ नहीं है। शायद ये पोशाकें तुम लोगों को आग से बचा रही हैं। इसको उतरवाना ही पड़ेगा। तड़ाक। तुम्हारी ये पोशाकें गोलियां तो रोक सकती हैं, लेकिन मेरे सांपों को नहीं रोक सकती। सांप सांप ऑलरेडी हमारी ड्रेस में घुस रहे हैं। उतार फेंको इन बुलेट प्रूफ पोशाकों को।
शाबाश, अब अपने दिमाग के होशो हवास भी उतार फेंको और ये काम करेगी मेरी विश्वंकार। फू। ओहो, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं बेहोश हो रहा हूँ। और अब मुझको बचने के लिए तुम अग्नि बमों का प्रयोग भी नहीं कर सकते, और अब आग से बचने के लिए तुम्हारे शरीर पर अग्निरोधी पोशाक भी नहीं है। नागराज यहीं पे एक गलती कर गया था। उसको यह नहीं पता था कि लुटेरों की अग्निरोधक क्षमता उसकी पोशाक के कारण नहीं, बल्कि यह क्षमता उनके शरीर के अंदर मौजूद थी। आओ, मुझे अपने शरीर में घुस गए नागराज के विष को जलाना होगा, और इसके लिए मुझे एक खास फर्नेंस बम को रिमोट से फोड़ना होगा जो मैं निकल कर आया था। आग आग। ओहो, इसके अंदर से तो लावा की तरह अग्नि धारण करने की क्षमता है। कहीं ये वही शैतान तो नहीं है जिसने लावा का जिक्र करा था, जिन्होंने लावा को धोखा दिया था? फू, धोखा नहीं दिया था, प्रयोग किया था। और परीक्षण के दौरान वह लावा बन गया तो मैं क्या करूं? तुम जैसे अपने आप को सामने आकर मरने की जिद करने लगे तो मैं क्या करूं? यह संभव है? जरा सा सुनो। चल नागराज, चलते चलते देख हम कैसे सारा सोना लेके जाते हैं। यह संभव है? जरा सा भी सोना यहाँ से लेकर कोई नहीं जा सकता। चारों तरफ पुलिस ने घेरा डाल रखा है। मरता आदमी झूठ नहीं बोलता बॉस। एक तो पुलिस का सख्त घेरा, ऊपर से यह टनों टन सोना है, इसको हम लेके कैसे जाएंगे? बस देखते रहा। फू। आग की भीषण लपट फर्श को मक्खन की तरह गलाने लगी। फर्श में एक बड़ा छेद हो गया। अब मैं तुम दोनों के पेट में फर्नेस बम को फोड़ने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा असली काम शुरू होगा। जरा धीरे से फोड़ना बॉस। अब चारों तरफ रखी सोने की छड़ों पर आग की लपटें छोड़ो, गला डालो सोने को। पर सोने को गलाकर क्या होगा? फू। सवाल का जवाब 1 मिनट के अंदर सामने आ गया। शेल्फी में रखे सोने की भारी चढ़े पिघल पिघल कर फर्श पर सोने का तालाब बनाने लगी, और उस तालाब का सोने का पानी फर्श में छेद में समाने लगा। फर्श का यह छेद इस सुरंग में होता हुआ स्ट्रांड ड्रेन में खुल रहा है, जिसका प्रयोग सिर्फ बारिशों में जमे हुए पानी या नदियों को बाढ़ में आई पानी को निकालने के लिए किया जाता है। अब इस सुरंग में उतरकर हम उस सोने को गलाते हुए बाहर यहाँ से दूर ले जाएंगे। फिर ये सोने की नदी हम कहाँ गई ये हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। गलाते जाओ और बढ़ते जाओ। पुलिस को बाहर घेरा डाल रहने दो। ये सोना इस देश की इमारत है। ये सोने की नदी अगर कहीं जाएगी तो सिर्फ करोड़ों हिंदुस्तानियों के घर खुशहाली के रूप में। नागराज, तू जलकर मरा नहीं? कैसे बच गया तू? जलकर मरने से तो मैं खुद शायद नहीं बच पाता, पर मेरे शरीर में मौजूद शीतनाग ने एक तरफ मेरे शरीर को ठंडक बनाए रखी, और जिससे मेरे शरीर की जलने की गति को एकदम धीमी हो गई। मैं कैसे बचा ये जानकर तुम क्या करोगे? तुम तो ये सोचो कि तुम तीनों कैसे बचोगे। और फिर एन वक्त पर सोडांगी ने अपना काम कर दिया। उसने स्प्रिंकलर सिस्टम के कंट्रोल पैनल को सही इंजेक्शन जोड़कर आग बुझाने वाली पानी की फुहारों ने मेरे शरीर की आग को बुझा डाला। तू जानबूझकर आग से खेलने की ज़रूरत कर रहा है। इस बार किस्मत तेरा साथ नहीं देगी। आग भी हर बार तुम्हारा साथ नहीं देगी, इस बार आग मेरा साथ देगी। इसके शरीर में आग की भीषण गर्मी को सह सकते हैं, लेकिन किस सीमा तक? कोई तो हद होगी इस सहन शक्ति की, और इस सहन शक्ति की सीमा को तोड़ेंगे खुद भीषण गर्मी पैदा करने वाले मेरे ध्वसक सर्प। फार्नेस बम की भट्टी तीनों शैतानों के अंदर आग का भंडार पैदा कर रही थी। ध्वसक सर्पों की गर्मी उसके शरीरों को बाहर से दहका रही थी। आग की 2 भीषण परतों के बीच में तीनों शैतान घिर गए थे, और आग के इस भंवर में इंसानी शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरा अग्निरोधक मिश्रण हमारे शरीरों में आग जलने से बचा तो रहा है, लेकिन गलने से नहीं बचा पा रहा है। अब तुम शैतानों को कोई भी नहीं बचा सकता। नागराज का क्रोध कहर बनकर तीनों शैतानों पर टूट पड़ा था। जल्दी तीनों शैतानों के गले हुए शरीर उनके द्वारा पैदा की गई सोने की नदी में डूब रहे थे। अंत हो गया इस विनाश लीला का। ओहो, ये पानी की मोटी धार कहाँ से आ रही है? समझा, ये पानी स्प्रिंकलरों से गिरा हुआ पानी है। आग की गर्मी ने पानी निकालने वाली सारी नालियों में पिघलाकर जाम कर दिया होगा, इसलिए पानी उन नालियों से नहीं निकलकर आया, वह सीधे स्ट्रांड डैम से आकर बाहर निकला गलप, और इससे अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यह बाढ़ शायद तीनों शैतानों की किस्मत से ही आई थी, क्योंकि जब पानी की लहरें आगे बढ़ी तो नागराज वापस लौटा। ओहो, ये तीनों शैतान गायब हैं, यानी लहरें उनको भाग ले गईं। खैर, ये बचकर जाएंगे कहाँ? चलो, कम से कम वे शैतान सोने को लूटने में तो कामयाब नहीं हो पाए। पानी के कारण सोने की नदी ठंडी होकर यहीं पर जम गई है। तुम ठीक तो हो ना नागराज? हाँ सोडांगी, तुमने सही वक्त पर अपना काम कर दिया, और मेरी कोई तारीफ नहीं की। मैंने क्या कुछ भी नहीं किया? अरे नहीं शीतनाग कुमार, अगर तुम मेरे शरीर के अंदर से ठंडा रखते, सोडांगी का काम पूरा कर पाने से पहले ही मैं जल चुका होता। मैं तो सुरक्षित भर गया, पर अब दुनिया भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वह तीनों आग उगलते शैतान अभी भी आज़ाद हैं।
हम ये कहाँ गए और मेरी त्वचा सुन्न क्यों हो गई है? मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। हम स्टार डैम के रास्ते समुद्र में आ गिरे हैं मूर्ख। और इसमें किसी की त्वचा सुन्न नहीं हुई है, बल्कि हमारे खालों पर सोने की परत चढ़ गई है। पर हम उठ क्यों नहीं पा रहे हैं? शायद थकान की वजह से। देखो, हम तीनों एक दूसरे का सहारा लेकर उठते हैं। 1 2 3। ये क्या? हम तीनों के शरीर आपस में गलकर जुड़ गए हैं। हम तीनों तीन मुंह वाला शैतान बन गए हैं। सोने का पानी चढ़ा एक शैतान। और ये सब नागराज के कारण हुआ है। उसी के कारण हम सोना लूटने में सफल रहे, और अब उसी के कारण हम सोने के शैतान में बदल गए हैं। इसके इन अपराधों की एक ही सजा है, उसकी मौत, एक भयानक और दर्दनाक मौत। इधर नागराज ने अपनी मौत खुद ही पैदा कर लिया था, और उधर नागदीप ने जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, लावा रूपी कलावा और उसकी बेटी के बीच में दीवार बनकर। बस बहुत उड़ लिया तू, अब ज़मीन पर आ जा। बस बहुत हो गया खेल तुम शैतानों का। अब लावा तुम सबको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा तुम्हारे इस निवास स्थान को। यह तो सीधे हमारे राजनिवास पर हमला कर रहा है। इस बच्ची को लेकर बाहर भागना होगा। आओ विशांग, जल्दी। अरे यही तो है मेरी प्यारी चीज़। आजा आजा बेटी, मेरे पास आजा। मुझे पहचान बेटी, मैं तेरा पापा हूँ। पापा, बचाओ दीदी। अब तो ये शैतान मेरे पापा की आवाज़ में बोल रहा है। घबराओ मत, अब तुम पर आँच नहीं आएगी। आओ विशांग, तुम रुक क्यों गए? आओ। विशांग ने इस मुसीबत को खुद रोकने की ठान ली थी। हट जा मेरे रास्ते से बच्चे, वरना तेरी कोमल त्वचा तो मेरे लावे की आँच से ही झुलस जाएगी। आहा, ये क्या हो रहा है? कोई शक्ति मुझे उठाकर दूर फेंक रही है। मेरा ना तो अपनी उड़ान पर निरंतर है, ना ही उड़ती चट्टान पर। इस बालक में कोई अद्भुत शक्ति है, और वह शक्ति मुझे इस द्वीप से दूर फेंक रही है। अब मैं इस बार इस द्वीप से बाहर निकल गया तो शायद फिर कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना है। पर ये शक्ति मुझे कोई मौका नहीं दे रही है। अब इस शक्ति को अपनी शक्ति से काटना होगा, अपनी लावे की शक्ति का प्रयोग करना होगा। इशारा पाते ही ज्वालामुखी के लावे का झरना फूट पड़ा, जिसका निशाना विशांग था। ओहो, विशांग इस बार के लिए तैयार नहीं था। विशांग, क्या हुआ मेरे भाई? घबरा मत, मैं आ रही हूँ। अब मेरी बच्ची अकेली है। अब मुझे तुरंत उसे यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं इन शैतानों को ज़्यादा उलझकर अपनी बेटी को खतरे में डालना नहीं चाहता। लेकिन लावा अपनी प्यारी चीज़ के आसपास भी नहीं पहुँच पाया, क्योंकि पूरा नावद्वीप शरण में आए प्राणी के प्राण बचाने के लिए, अपना लहू बहाने के लिए तैयार था। और इस बार यह लड़ाई आर पार की थी, क्योंकि लावा को काबू करने के लिए नागद्वीप की सबसे बड़ी शक्ति आदम की थी। बस बहुत विनाश बना लिया तूने। अब तू अपना विनाश देख। अब अगर तू यहाँ से जाना भी चाहेगा तो कालदूत तुझको कहीं जाने नहीं देगा। आहा, एक से एक अजीब शैतान है इस जगह पर। बस ये मुझको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरी बेटी को यहाँ रोक कर अपने पास क्या करना चाहते हैं। खैर, मुझे इससे क्या, मुझको तो बस अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकलना है, और ये काम मैं करके रहूँगा। 3 बदन वाला उड़ता शैतान भी मुझे यह करने से रोक नहीं सकता। आग की लहर पानी से भरा एक तालाब तक सुखा सकती थी, लेकिन उस प्रचंड ऊष्मा को चील चला ने अपने अंदर ही सोख लिया, और चील चला लावा के शरीर को चीता चला गया। अब कोई खतरा नहीं है गुड़िया। अब हम तुमको छुपाने के लिए नागद्वीप से कहीं दूर जाने की ज़रूरत है। महात्मा कालदूत से शैतान कभी जीत नहीं पाएगा। अब तुमको कैसा लग रहा है विशांग? तुम मुस्कुरा रहे हो, यानी तुम ठीक हो। ये भगवान का ही चमत्कार है कि लावे के धमाके ने तुमको जरा सा भी नहीं झुलसाया। विसर्पी निश्चिंत हो गई थी, और उसका कारण भी स्पष्ट था। लावा कालदूत को पार करके विसर्पी और अपनी बेटी तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसके एक शस्त्र ने मुझे घायल कर दिया, दूसरा शस्त्र मेरी गर्मी को सोख कर मुझे कमज़ोर बनाता जा रहा है। जल्दी मैं ठंडी राख में बदल जाऊंगा, और मेरी बेटी को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी शक्ति वापस चाहिए। भाग रहा है, शायद ये मेरी शक्ति का सामना करना नहीं चाहता। हम सफल हो गए, नागद्वीप को हमने सुरक्षित कर दिया। मैं जिस रास्ते से वापस आया था उसी रास्ते से वापस जा रहा है, ज्वालामुखी के रास्ते से। लावा भागने के लिए नहीं, ज्वालामुखी में नहीं घुसा था। वह इस मुठभेड़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहता था, और उस लावे की मत से जो उसके इशारों पर कठपुतली की तरह नाचता था। ज़मीन हिल क्यों रही है? इस क्षेत्र में तो महात्मा कालदूत की कृपा से कभी भूकंप नहीं आता। ये ज़मीन भूकंप के कारण नहीं काँप रही, बल्कि ज्वालामुखी के रास्ते से निकलने वाला लावा अब ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकल रहा है। ज़रूर किसी कारण से ज्वालामुखी का मार्ग बंद हो गया होगा। किसी कारण से क्या? वह हरकत उसी शैतान लावा की है।
अपनी इस हरकत से नागदीप की धरती लावा की पापड़ की तरह चूर चूर कर दे रहा है। हमारे निवास स्थान तो गिर रहे हैं या लावा से जल रहे हैं। ऐसे तो देखते देखते नागदीप खत्म हो जाएगा। महात्मा कालदूत कुछ करते क्यों नहीं? यह विनाश लीला चारों तरफ अपना नज़ारा दिखा रही थी और इस विनाश लीला का कहर उस स्थान पर भी टूटा था जहाँ महात्मा कालदूत का समाधि स्थल था। ओह नहीं, लावा मेरी शक्ति केंद्र के भी राग में बदल रहा है और इस चमत्कारी स्थल में तो मुझको वह साधना बल मिलता है, मुझको चमत्कारी शक्तियाँ प्रदान करता है। स्थान के नष्ट होने से मेरी शक्तियाँ भी क्षीण हो रही हैं। अब मेरी शक्तियों में नागदीप का विनाश रोक सकने की क्षमता नहीं है। नागदीप पर मंडराते खतरे को विसर्पी ने भाप लिया था। स्थिति भयानक होती जा रही। विशांक, हमको नागदीप छोड़ना ही पड़ेगा, पर हम इस शैतान से बचकर जाएंगे। कहा दीदी, महानगर महात्मा कालदूत के अलावा इस पलंग का इस शैतान को अगर कोई मात दे सकता है तो सिर्फ नागराज। लावा ने अपना काम पूरा कर लिया था और अपनी शक्ति को भी फिर से प्राप्त कर लिया था। सारे शैतान एक झटके में ख़त्म हो गए। अब मैं अपनी बेटी को, अरे मेरी बेटी कहाँ गई? वह जिसके साथ वह लड़की और बालक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। वे ज़रूर यहाँ से भाग गए हैं मेरी बेटी के साथ, पर लावा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तेज गति से उड़ते हुए लावा ने जल्दी तीनों को ढूंढ निकाला। वे रहे, अब बचकर कहाँ जाओगे? चारों तरफ पानी है और ऊपर तुम्हारी मौत लावा मंडरा रहा है। ओह, इसने हमको ढूंढ निकाला है। दीदी बचाओ। कैसे बचाऊं? मैं नाव को इतनी तेज़ नहीं चला सकती कि इसे दूर भाग सकूं, और मेरे मामूली वारों का तो इस पर शायद कोई असर ना हो। अभी एक और चमत्कार होने वाला था। अरे, इस नाव में एक पंख लग गए क्या? ये इतनी तेज़ गति से कैसे चलने लगी? और इतनी गति कि मैं इतना तेज़ उड़ने के बाद भी उस नाव तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। नाव तेज़ गति के साथ दिशा में बढ़ रही थी जहाँ पर स्थित था महानगर। हमने उस मुसीबत का पता लगा लिया है नागराज। गोल्ड एक्सचेंज के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरों ने उन लुटेरों की तस्वीरें खींची थी। उन लुटेरों में से एक है ये केमिकल जोन्स। कौन है ये केमिकल जोन्स? एक कुख्यात इंटरनेशनल साइंटिस्ट है। जब कई देश अपने ज़मीन पर इसके शैतानी प्रयोगों की इजाज़त देने से मना कर दिया तो ये अवैध रूप से हिंदुस्तान में आ गया और छुपकर अपने प्रयोग करने लगा। हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्टों के अनुसार इसने पिछले दिनों में एक छोटा प्लेन किराए पर लिया था और इसके साथ एक स्पेशल वर्कर मिस्टर रोशन कलावा और उसकी 8 साल की बेटी भी साथ गए थे। हमारा अनुमान है कि जोन्स ने प्लेन में ही कोई शैतानी प्रयोग किया है। उसके नतीजों को मिस्टर कलावा पर धोखे से आजमाया। अब हमको ना तो मिस्टर कलावा को कोई पता चल रहा है, ना ही उसकी बेटी का, वरना हमको कोई जोन्स का सुराग मिल सकता था। ओह, अब मैं समझा। क्या समझ गए नागराज? क्या तुम जानते हो कलावा और उसकी बेटी कहाँ पर है? कलावा अब लावा बन चुका है कमिश्नर, और वह खुद अपनी बेटी को ढूंढता फिर रहा है। मिस्टर कलावा लावा बन गया है? ओ माय गॉड, ऐसा ज़रूर जोन्स के शैतानी एक्सपेरिमेंट के कारण हुआ होगा। पर उसने महानगर पर हमला क्यों किया? ओह, वह ज़रूर अपनी बेटी को ढूंढ रहा होगा, पर उसकी बेटी महानगर में तो है ही नहीं। पुलिस अंकल, मेरे पापा को ढूंढ दो, उनका नाम श्री रोशन कलावा है। ये बच्ची यहाँ पर कैसे आई? हमारे साथ आई है। विसर्पी, तुम यहाँ पर कैसे? और ये बच्ची तुमको कहाँ पर मिली? ये हमारे ना, मेरा मतलब द्वीप पर वायुयान से आ गई थी, इसलिए हम उसको यहाँ ले आए। पर तुमको ये कैसे पता चला कि इसको महानगर ही लेकर आना है? और तुमको ज़रूर इस बच्ची ने बताया होगा। नहीं, कारण ये नहीं है नागराज। आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अकेले में। तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है कि बात गंभीर है विसर्पी। और फिर हाँ नागराज, उसने पूरा नागदीप तबाह कर डाला और अब इस बच्ची को शैतान से तुम ही बचा सकते हो। ओफ, ये तुमने क्या कर डाला विसर्पी? तुमको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। लावा सचमुच इस लड़की का पिता है। क्या? हाँ, मुझको भी ये बात अभी पता चली है। ओहो, तो नागदीप वासियों की जान खामखाई खतरे में पड़ गई, और अब जब लावा भी यहाँ आकर कहर बरपा देगा। ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है विसर्पी। अब कलावा यहाँ पर आएगा तो मैं इसको पूरी बात समझा। अरे, ये रोशनी कैसी है? ये रोशनी उस धमाके की थी जो लावा क्रोध फटने पर गूंजा था। ये तो मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ से मैं शैतानों के द्वीप पर गया था। मैं समझ गया, ये सब आपस में मिले हुए हैं, ये इनका षड्यंत्र है। ये मुझे इधर उधर भगाते रहे, लेकिन अब मैं इस नगर को भी उन शैतानों के द्वीप की तरह तबाह कर दूंगा। तब मैं नहीं, इन शैतानों की टोली इधर उधर भागेगी। पुलिस मुख्यालय, इस बिल्डिंग में वे शैतान मेरी प्यारी गुड़िया को लेकर घुसे हैं, इसलिए इस इमारत को मैं इस बार
पर तो मैं वार नहीं करूँगा, लेकिन इनको आसपास विनाश का वह नज़ारा दिखाऊंगा जिसे देखकर इनकी रूहें कांप उठें। इमारत के अंदर कुछ करो नागराज, रोको लावा को। लावा की असलियत जानने के बाद मैं उस पर वार नहीं कर सकता विसर्पी। अब उसको रोकने का एक तरीका है कि उसकी बेटी को उसके हाथों सौंप दूँ। यही तो मैं भी करना चाहती हूँ नागराज, पर बच्ची इसको पिता मानने को तैयार नहीं है। वैसे बहुत डरी हुई है। इसको मैं उसको समझाता हूँ। लावा के पास लेकर उसको मैं जाऊँगा। जल्दी रुक जाओ कलावा, ये रही तुम्हारी बेटी। मैं इसको तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ, इसलिए विनाश बंद कर दो। दरअसल ये सारी गलतफहमी तुम्हारी कमज़ोर याददाश्त के कारण हुई है। माफ़ी हमको नहीं तुमको मांगनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो नागराज, मेरे दिमाग मेरे बदले के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। अब मुझे मेरी बेटी मिल गई है, अब मैं सबसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। आजा बेटी, डर मत, आजा। नहीं कलावा, अभी तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकते। क्यों नागराज, अब क्या हो गया? इस हालत में अगर तुमने अपनी बेटी का स्पर्श भी किया तो वह राख में बदल जाएगी। वैसे भी तुम्हारे इस रूप को देखकर तुम्हारी बेटी तुमको अपना पिता मानने को तैयार ही नहीं है। वह डर रही है तुमसे। तो फिर मैं क्या करूं नागराज? कैसे गाल चूमूं अपनी बेटी का? कैसे सीने से लगाऊं मैं उसको? केमिकल जोन से शैतान तक पहुंचने में मेरी मदद करो, ताकि मैं उसको भी रोक सकूं और तुमको तुम्हारा पुराना रूप भी वापस दिला सकूं। तब तुम अपनी बेटी को चूम भी सकोगे और गले से भी लगा सकोगे। सही कहा नागराज, लेकिन मैं जोन्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बस एक साइंस सेमिनार में उससे मिला था। उसने मुझे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ पर उसने मुझसे ये प्रार्थना की थी कि मैं उसके प्रयोग में उसकी मदद करूँ, और एक समाज सेवी होने के नाते मैं उसकी बात मान भी गया था। बस इतना ही जानता था मैं उसके बारे में। तुम उसका घर तो जानते हो ना, वहीं चलते हैं, शायद वहीं से उसका कोई सुराग मिले, या जोन्स खुद ही मिल जाए। लेकिन बस शैतान, मैं देख रहा हूँ कि महानगर में विनाश से बचाने के लिए नागरा ने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए हैं। तुम्हारे सामने तो मजबूरी है, पर मेरे सामने अब कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि नाद ही तो तूने नष्ट कर दिया है। उसको तो मैं फिर से बचा लूँगा, लेकिन ऐसा मैं तुझको दंड देने के बाद करूँगा, और वह दंड होगा तेरी मौत। ओह महात्मा कालदूत इसके पीछे यहाँ तक आ गए और बहुत क्रोध में हैं। इनको सच्चाई का पता नहीं है। मुझको इस लड़ाई को रोकना होगा। अब मुझको अपनी बेटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। साधना नष्ट होते ही मेरी शक्तियाँ सिर्फ क्षीण हुई, शैतान नष्ट नहीं हुई, और मैं तुझको उस नगर को भी नष्ट नहीं करने दूंगा। जा त्रिकाली अलग कर दे इसकी गर्दन धड़ से। जा चीर चला, फाड़ डाल इसके हृदय को। काल सर्पी चूर चूर कर दे इसके शरीर की हर हड्डी को। नहीं महात्मा, इस निरपराध को मारने की भूल ना करें। निरपराध? ये तुम क्या कह रहे हो नागराज? ये शैतान नागदीप का विनाशक है। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। लावा की शक्ल मेरे पापा से बिल्कुल नहीं मिलती। नागराज को धोखा हुआ है। मैं वापस दीदी के पास जाऊंगी। दीदी, दीदी, या। हाँ हाँ हाँ, सारे दुश्मन एक साथ एक जगह पर ही मुझको मिल गए। अब त्रिमुंडे सबका हिसाब एक साथ ही बराबर कर देगा। ये तो जोन्स और उसके आदमी हैं। इन्होंने ही धोखे से मुझे लावा बनाया, मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। अब ये कोशिश दोबारा कर रहे हैं, पर इनकी हालत हुई कैसे? जैसे वो ही हो, पर अब ये सत्य जान चुके हैं। हम सत्य और इस त्रिमुंडे को उस प्राणी का हाथ लगाया गया, और हम इस त्रिमुंडे ने उस प्राणी को हाथ लगाया जो हमारी शरण में है। इसलिए इस त्रिमुंडे को दंड भी 3 शरीर वाला कालदूत ही देगा। मुझको लावा समझने की भूल मत कर कालदूत, क्योंकि मेरे पास लावा से कई गुना ज़्यादा शक्तियाँ हैं। सोने के कवच ने हमारे शरीर को कई अद्भुत शक्तियाँ दे डाली हैं। ओहो, हमारे अस्तित्व के शरीर से टकराते ही गलकर उसमें समा गए। शायद इसलिए क्योंकि इन शस्त्रों में अन्य धातुओं के साथ स्वर्ण धातु भी थी, परंतु काल सर्पी धातु की नहीं है। जा काल सर्पी, वश में कर शैतान को। ये मुझको वश में नहीं करेगी, बल्कि मैं इसको वश में करूँगा। फच चच। और अब ये मुझको तुझको वश में करेंगे। अब इस पर चढ़े सोने का खोल चढ़ चुका है। ये हमारा हिस्सा बन चुकी है। अब ये वही करेगी जो मैं चाहूँगा। काल सर्पी महात्मा को मार डालेगी। इसको रोकना होगा, और ये रुकेगी सिर्फ त्रिमुंडे के आदेश पर, और त्रिमुंडे ऐसा करेगा मेरे आदेश पर। रुक जाओ नागराज, इस शैतान से सिर्फ मैंने पढ़ सकता हूँ। आग को आग ही काट सकती है। लेकिन नागराज, वह तूफान नहीं था जो रोकने से रुक जाए। ये तूफान तो विनाश फैलाने के बाद ही थमना था। नागराज आ, छोड़ सर्प मुझ पर। जितने चाहे उतने छोड़। मैं महात्मा कालदूत वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। अपने ही सर्पों को तुम्हारा गुलाम बनाकर अपना दुश्मन नहीं बनाऊंगा।
पहले तो इस पर अपनी विस्फुंका छोड़ूंगा, जब तू इसे सूंघने के बाद लड़खड़ाएगा तब मैं अपनी नाक शक्ति से, अरे वार से तो तुझे से भरे वार से तुझे बेहोश कर दूंगा। गलती तो तू कर गया नागराज, मुझ पर वार करके तूने मेरा स्पर्श कर दिया है, और मेरा स्पर्श करते ही मेरे सोने की परत तुझ पर चढ़ने लगी है। अब तू बन जाएगा मेरा स्वर्णिम गुलाम। हाँ हाँ, दो दुश्मन तो गए, अब तेरी बारी है लावा। उफ, ये क्या हो गया? इस शैतान ने तो महात्मा और नागराज दोनों को बेबस कर दिया। अब हम क्या करेंगे? विशांक को पता था कि इसको क्या करना है। काल सर्पी की पकड़ ढीली हो रही है, पर कैसे? कारण चाहे कुछ भी हो, पर हम शक्ति लगाकर इसको खोल सकते हैं। त्रिमुंडे का सारा ध्यान फिलहाल नागराज पर था। हाँ हाँ, तुझे सोने ने पूरी तरह से ढक लिया है, अब तू मेरा गुलाम है नागराज। तू आराम से खड़ा होकर मेरे हुक्म का इंतजार कर, तब तक हम लावा को देखते हैं। अब बता लावा, कितनी गर्मी है तेरे अंदर? आहा, इसकी लपट तो दहकते लावे से भी ज़्यादा गर्मी है, ये तो मुझे भी जलाकर खाक कर देगा। तीनों दुश्मन अब त्रिमुंडे के कब्जे में आने ही वाले थे, लेकिन आहा, ये मलबे का टुकड़ा मुझ पर किसने फेंका? नागराज, तू बच कैसे गया? और यह संभव है? अगर तू यहाँ है तो उधर क्या है? उसे तो मेरी मूर्ति समझ ले त्रिमुंडे। सोने की परत पूरी तरह से मेरे शरीर पर चढ़ने से पहले ही मैं इच्छाधारी कणों में बदल गया था और स्वर्ण खोल से बाहर आ गया था। अब मैं भी आज़ाद हो गया हूँ नागराज। अब ये शैतान हम तीनों के वारों से बच नहीं सकता, और हमने साधना शक्ति से अपने शस्त्रों को दोबारा पैदा कर लिया है। नागराज को तो समझ में आ गया, पर यह कालदूत कैसे आज़ाद हो गया समझ में नहीं आया। खैर, समझने का समय नहीं है, फिलहाल तो मौत को टालने का कोई रास्ता निकालना होगा। मिल गया रास्ता। फू, हाँ, इसने तो हमें आग के भंवर में घेर लिया। खौं खौं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यह आग हमारा दम घोट रही है। बस रुक जाओ तुम तीनों, वरना मैं इन दोनों को जान ले लूँगा। इनमें से एक लावा की जान है, दूसरा तुम इच्छाधारी सर्पों का प्यारा है। अब बाजी फिर त्रिमुंडे के हाथ में है, और इस हालत में मेरा वार कर पाना ज़रा मुश्किल है, इसलिए मैं ये बाजी प्यादों के साथ खेलूँगा। ये हडीला नाग एक बार फिर कालदूत को जकड़ रहा है, ये फिर मेरे वश में आ गया, इसलिए कालदूत से तो मेरा गुलाम सुनहरा नाग ही निपट लेगा, और कलावा और नागराज एक दूसरे से ही निपटेंगे। भिड़ जाओ दोनों, वरना इन दोनों बच्चों की कोमल चमड़ी को पल भर में जला दूंगा, चमड़ा बना दूंगा। चलो भिड़ जाओ, वरना। माफ़ करना लावा, मजबूरी है। बच्चों की जान का सवाल ना होता तो मैं तुम पर कभी हाथ ना उठाता। मेरी मजबूरी भी यही है नागराज। और सुनो, ढंग से लड़ना। अगर तुम दोनों में से किसी ने एक दूसरे पर जरा सी भी दया दिखाई तो मैं इन बच्चों पर दया ना दिखाने के लिए विवश हो जाऊंगा। लड़ो, तब तक लड़ो जब तक तुम में से कोई एक ख़त्म ना हो जाए। दोनों एक दूसरे पर घातक वार करने में मजबूर थे, लेकिन लड़ाई का एक फ़ायदा भी होता है। दो लड़ते दुश्मन एक दूसरे के पास आ जाते हैं। कलावा, ये लड़ाई इनमें से हम में से एक की मौत के साथ नहीं, बल्कि त्रिमुंडे के अंत के साथ ख़त्म होनी चाहिए। और त्रिमुंडे का अंत तभी होगा जब इसकी शक्ति का अंत होगा। पर इसकी शक्ति का अंत होगा कैसे? क्या है इसकी और तुम्हारी शक्ति का रहस्य? ये शक्ति हमारे अंदर केमिकल जोन्स द्वारा बनाए गए एक अग्निरोधक मिश्रण को पीने के कारण है। अगर जोन्स ने ऐसा कोई मिश्रण बनाकर दिया है तो इससे उसके मिश्रण को कोई एंटीडोट बनाकर जरूर रखा होगा, ताकि काम पूरा होने के बाद सामान्य रूप में आ सके। पर वह एंटीडोट होगा कहाँ पर? जोन्स ने अपनी लैब प्लेन में बना रखी है। एंटीडोट ज़रूर सी प्लेन में होगा। प्लेन एक 6 सीटर वाला डकोटा प्लेन है। एंटीडोटर प्लेन में होगा, और प्लेन होगा महानगर एयरपोर्ट पर। मैं अभी विसर्पी को मानसिक संकेत जरिए संदेश भेजकर वहाँ भेज रहा हूँ। विसर्पी नागराज का संदेश मिलते ही वहाँ से रवाना हो गई, और लगभग इसी वक्त विशांक होश में आ गया। तुम दोनों एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे हो, कोई योजना बना रहे हो। मैं तुम दोनों में से किसी को मौका नहीं दूंगा। नागराज को स्वर्ण खोल से जकड़ कर अपना गुलाम बना लूँगा, और फिर तेरी शक्तियाँ एंटीडोट द्वारा ख़त्म करके तुझको भी ख़त्म कर दूंगा। अब नागराज और कलावा के पास योजना थी, पर उस पर अमल कर पाने का वक्त नहीं था, या शायद था। अब जो होने वाला था उसको देखकर सभी को चौंक पड़ना लाजमी था। ये क्या हो रहा है नागराज? मेरा ऊर्जा में बदल चुका शरीर तुम्हारे शरीर में कैसे समा रहा है? पता नहीं कलावा, कोई अद्भुत शक्ति ऐसा कर रही है जिसने तुम्हारी आग को मेरे शरीर
को तो नहीं जला रही, लेकिन मेरे शरीर पर चढ़ रही त्रिमुंडे की सोने की परत को गला जरूर दे रही है। हम दोनों के शरीर एक हो रहे हैं नागराज। हाँ कलावा, तुम्हारी ऊर्जा मेरे शरीर में समा चुकी है। अब मैं बन गया हूँ अग्नि नागराज, और मेरा ये रूप त्रिमुंडे से निपटने में सक्षम है। नागराज के मुंह से निकल रही विस्फुंकार भी अब दहक रही थी। आहा, हमारे सिर चकरा रहे हो। त्रिमुंडे का दिमाग उस दहकते विष से बच नहीं सकता था। अब मैं तुम्हारी शैतानी रूप खत्म करूंगा, अलग करके तुम तीनों को। नागराज का दहकता हुआ हाथ गर्म चाकू की तरह तीनों जुड़े हुए शरीरों को अलग करता चला गया। शक सोने की परत ढके तीनों रूप अलग हो गए। शुक्रिया नागराज, तूने अपनी मौत तो खुद ही बुला लिया। हम तो खुद ही भी अलग अलग होना चाहते थे, पर अब अपने आप ही तेरे शरीर अपने आप शरीर पर वार नहीं कर सकते थे, पर अब हम तीन तरफ से तुझ पर वार कर सकते हैं। मेरा तुम तीनों को अलग करने का कारण तीन तरफ से पिटना नहीं था, बल्कि तुम तीनों को एक साथ पीटना था। नागराज, ये तुमको क्या हुआ? खैर, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, शुक्र है हवाई पट्टी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। ये रहे इसके सारे मिश्रण, पर इसमें तुम्हारे काम का कौन सा मिश्रण है यह मुझको नहीं पता। वह तुझको कभी पता नहीं चलेगा नागराज, क्योंकि मैं सिर्फ जानता हूँ कि इनमें से अग्निरोधक मिश्रण की काट कौन सी शीशी में है। ठीक है, अगर ये मिश्रण मेरे काम नहीं आ सकते तो ये तुम्हारे भी किसी काम नहीं आएंगे। अगर तुम इंसानों की तरह जीना चाहते हो तो जेल की लैब में अपने लिए एक नया मिश्रण बना लेना। नहीं, अग्निरोधक मिश्रण की एंटीडोट बनाने के लिए मुझे कई वर्ष लग जाएंगे। केमिकल जोन्स का शरीर खास शीशियों को पकड़ने लग के लिए आगे लग पा, लेकिन वे शीशियाँ हवा में ही उससे छीन ली गईं। थैंक यू जोन्स, अब तुमने खुद ही मुझको एंटीडोट का पता बता दिया है। अब ये मिश्रण तुम्हारी शक्तियों को नष्ट करने के साथ ही थी कलावा को भी उसके समान रूप में लाएगा, और तब उसकी बेटी उसको पहचान लेगी। इनकी अग्निरोधक क्षमता तो खत्म होते ही इनकी शक्तियाँ भी नष्ट हो रही हैं। नागराज, काल सर्पी फिर से मेरे वश में आ रही है। काम खत्म होते ही कलावा का शरीर भी मेरे शरीर से अलग हो रहा है, पर यह हुआ कैसे, ये एक रहस्य है। और फिर पापा, शुक्र है कि मेरी प्यारी गुड़िया ने मुझको पहचान लिया। जोन्स और उसके साथी अब पुलिस हिरासत में, और हमारा काम यहीं पर ख़त्म हो गया। हमको नागद्वीप में पुनर्निर्माण में कार्य करना है। हम भी चलते हैं नागराज। जाने का मन तो नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा ही। तुम जाओ विसर्पी, पर विशांक को मैं अपने साथ महानगर में रखना चाहूँगा। इसको अपनी परंपराओं के साथ साथ आधुनिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। उत्तम विचार है नागराज, हम तुमसे सहमत हैं, और इससे मिलने के बहाने हम तुमसे ही मिलते रहेंगे। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स विनाश लीला यहीं पे समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।